हेलो फ्रेंड्स, सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जिसमें कि हम लोग आज कवर करने वाले हैं आप सभी के लिए संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी लोग काफ़ी समय से संस्कृत के क्वेश्चंस के लिए कह रहे थे, तो आज की क्लास में आपको उसके ही कुछ वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरी व्याख्या के साथ बताएंगे। आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। ये सभी क्वेश्चन पिछले वर्षों में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और फिर से एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो संस्कृत की पिछली क्लास अगर आपने ना देखी हो, अन्य सब्जेक्ट की क्लास ना देखी हो, तो सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, उसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग शाम को शुरू होने वाली 6:30 पर हमारी लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। इसके अंतर्गत आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं लाइव क्लास के थ्रू, तो आप लोग उससे जरूर अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिए, याद करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसकी कृति है? अष्टाध्यायी की रचना की थी दोस्तों पाणिनि ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत के जो सबसे पहले रचनाकार लेखक माने जाते हैं, जहां से संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है, वो पाणिनि को ही माना जाता है, और यही रचना है अष्टाध्यायी जहां से इसका प्रारंभ माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। रमा शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ये आपका रमा भी होता है। रमा शब्द जो आता है आपका आकारांत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आकारांत। और दूसरा किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो ये आपका आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाला रूप है, जिसमें रमा शब्द का जो तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है, जा करके रमा भी बनता है। अब ये आकारांत कहाँ से आ गया? देखिए, जो भी आपको शब्द दिया जाएगा उसके एंड में जो भी मात्रा लगी होगी, अगर यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी होती तो हम उकारांत कह देते, बड़े ऊ की लगी होती तो ऊकारांत कह देते, अगर ऋर लगा होता तो रिकारांत कह देते। जैसे पितृ जो है वो रिकारांत के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है, और ये स्त्रीलिंग का रूप है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुर्लभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ का विलोम होता है सुलभ। दुर्लभ यानी कि जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ कठिन, और सुलभ यानी कि जो कि आसान हो। इस प्रकार से ये इसका विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अस्मा भी। ऊपर देखें रमा भी आया था, यहाँ पर अस्मा भी है। आपको कुछ समानता दिख रही है दोनों में? यहाँ पर समानता क्या? भी दोनों में लगा हुआ है। केवल विभक्ति हम आपको बता दें, तृतीया विभक्ति का यहाँ पहले ही दे दिया गया, बहुवचन का रूप है। तो जैसे ऊपर आपको रमा का बताया गया था, रमा भी किसका था? तृतीया विभक्ति बहुवचन का ही रूप था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका अस्मा भी जो है वो तृतीया विभक्ति बहुवचन का ही रूप है। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, ये अस्मन शब्द का रूप है। अस्मन शब्द का रूप है, और अस्मा भी का अर्थ होता है हमारे द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बालिका नाम की विभक्ति वचन बताइए। देखिए, विभक्ति वचन से पिछले साल यूपी टेट में सीधे सीधे आपके कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जितने ज्यादा अच्छे से आप इन शब्द रूप को, विभक्ति वचन को पढ़ लेंगे, उतना ही आपको आगे मदद मिलेगी। तो दोस्तों, बालिका नाम की विभक्ति वचन आपको बताना है। ये आपका बालक शब्द के अंतर्गत रूप आता है, बालक शब्द। और कहाँ पर आएगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आपका ये रूप आता है। बालक शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होता है? बालका नाम होता है। बालक शब्द आपका किस में आता है? तो ये अकारांत में आता है, अकारांत में नहीं, अकारांत में आता है, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। और किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। बालक, बालिका दिया होता तो वो आकारांत स्त्रीलिंग में आ जाता, लेकिन बालक शब्द का रूप आपका किस में आ जाएगा? अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धनेन सम्मानम भवति में कौन सा कारक है? धनेन में बताना है आपको, एन लगा हुआ है। धनेन सम्मानम भवति, धन का, धन से सम्मान होता है। से लगा हो या के द्वारा लगा हो, तो ये किस कारक के अंतर्गत आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आता है। करण कारक आपका तृतीया विभक्ति में आता है। से द्वारा या फिर के द्वारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। एन लगता है, बाणेन हो गया, कमलेन हो गया, धनेन हो गया, ये सब आपके करण कारक के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नमस्ते का संधि विच्छेद बताइए। नमस्ते शब्द आपको दिया गया, पद आपको दिया गया, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, नमः प्लस्ते, इस रूप में इसको लिखा जाता। नमः प्लस्ते क्या बन जाता?
जाता है नमस्ते बन जाता है। और यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा संधि का नाम, तो आप लोग क्या कर देंगे, विसर्ग संधि। सही आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है नमः प्लस ते नमस्ते, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त सर्वनाम कितने हैं? तो इसमें आपको अभी तक जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जहां जहां से भी पता किया है, तो वो आपके 35 हैं जो संस्कृत भाषा के सर्वनाम है। अलग अलग भाषाओं को हटा दें अगर हम, तो ये आपके 35 सर्वनाम ऐसे जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के सर्वनाम हैं ये आपके 35 हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वादि शब्द में कौन सी संधि है? वैसे आपने पढ़ा होगा वादि गढ़ पढ़ा होगा, गढ़ होते हैं धातुगढ़, उनमें आपका वादि गढ़ पढ़ा होगा। लेकिन जब आपको ये शब्द के रूप में दे दिया जाए, इसमें संधि कौन सी होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर यण संधि होगी, लेकिन यण संधि किस आधार पर होगी? क्या किसी को इसका संधि विच्छेद पता है? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम यहाँ पर आपको क्लियर किए दे रहे हैं। भू प्लस आदि, ठीक है, भू प्लस आदि, तो इससे क्या बनेगा आपका, भू ऊ की मात्रा और आ की मात्रा मिलकर के वा में परिवर्तित हो जाएगी, और आ का डंडा और आगे जो भा है वो आगे लग जाएगा, यानी कि वादि शब्द बन जाएगा आपका इस प्रकार से। और ये संधि कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत आपके या रा वा, ये 3 शब्द बनते हैं। हमने आपको बताया था, इनके पहले का जो व्यंजन वर्ण होता है वो हमेशा आधा रहता है, हलंत वाला रहता है। इस रूप में आपको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक हमने आपको बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका यण संधि का सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है, देखो, इको यणाची, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, शिक्षिका बालकान ताड़यति में कौन सा कारक है? ये भी आपका ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरीके है। बालक शब्द के रूप अगर आप लोगों को याद होंगे, इसे आंसर कर सकते हैं। क्या दिया गया? शिक्षिका बालकन बालकान ताड़यति, यानी कि शिक्षक बालक को, जो शिक्षक है वो बालकों को मारते हैं। ताड़यंती माने होता है मारते हैं, तो यानी कि बालकों को, कर्ता ने कर्म को, कर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। यदि आपसे विभक्ति पूछी जाए तो द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है आपका बालकान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो बहुवचन के आधार पर यहाँ पर ताड़यंती सही वर्ण होगा, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छे से एक एक चीज को समझते रहिएगा। आपको इतनी जल्दी संस्कृत के वाक्य तो प्रयोग तो करने नहीं आएंगे, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं वो सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे। कम से कम आपके यूपी टेट में 25 प्लस मार्क्स की पूरी तैयारी हमारे साथ कराई जाएगी। संस्कृत की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और साथ ही साथ आप लोग संस्कृत के धातु रूप की क्लास को जरूर देखेगा। बहुत अच्छे ढंग से वहां पर आपको धातु रूप टॉपिक क्लियर किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास जी हैं। इंपॉर्टेंट रचना है, याद कर लीजिएगा। कालिदास जी की रचना 1 नंबर की कई बार पूछी जा चुकी है यूपी टेट एग्जाम में, और पिछले वर्ष आपके सुपर टेट एग्जाम में भी पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में आपका सीधे सीधे विद्या का अर्थ, यानी कि विद्या को पढ़ने वाला, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, ये सभी आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि विद्यार्थी में आपका संधि कौन सी है, तो इसमें आपकी संधि होती है दोस्तों दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि आपकी होती है। और इसमें आपका विद्या प्लस अर्थी, यानी कि आ की मात्रा, छोटा आ प्लस आ, बड़ा आ मिलकर के क्या बनता है, बड़ा आ बन जाता है। ये आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना, दीर्घ संधि होगी और तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भाष शब्द संस्कृत के किस शब्द धातु से मिलकर बना है, किससे संबंधित है? भाषा शब्द जो है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाष धातु से मिला है। यहाँ पर हलंत नहीं लग पाया था दोस्तों, तो आपको बता दे रहे हैं, हलंत जरूर लगा लीजिएगा। हलंत का बहुत ही विशेष महत्व होता है, खासतौर पर जब हम धातु रूप की बात करते हैं, तो ये मोस्टली आपको हलंत लगे हुए ही मिलते हैं। तो यहाँ पर हलंत जरूर लगा लीजिएगा। थोड़ा सा करेक्शन करना है, याद रखिएगा, और इसे करेक्ट कर लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भिक्षुकः धनिकम भिक्षाम भिक्षते का हिंदी अनुवाद क्या होगा? भिक्षुकः धनिकम भिक्षाम भिक्षते, चलिए बताइएगा क्या दिया गया? भिखारी सेठ से भीख मांग रहा है। भिक्षुकाम धनिकम, धनिक यानी कि अमीर व्यक्ति, यानी कि सेठ व्यक्ति से क्या कर रहा है? भिक्षा मांग रहा है, याद रखिएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, सदा प्लस एव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा?
सदैव का संधि विच्छेद, सॉरी, सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? सदा प्लस एव, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? बड़ा आ प्लस ए, इससे मिलकर के कौन सी मात्रा बन रही? अय की मात्रा बन रही, यानी कि दो मात्राएं लग रही हैं। हमने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। ये आपका किसके अंतर्गत? वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। जब अय की मात्रा यानी कि दो मात्राएं लगी हुई मिलेंगी, वो आपका वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाएगा। याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। संस्कृत में सूत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है? उक्त कर्म में आपकी प्रथमा विभक्ति प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, उन्नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उन्नायक में आपका जो ना लगा हुआ है उत होता है, उत प्लस नायक शब्द बन जाता है आपका उन्नायक, ठीक है। और ये आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन संधि के भी कई प्रकार होते हैं, जो हम जब संधि टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे, कवर कराएंगे, तब आप लोगों को इसके बारे में जरूर बहुत अच्छे से बताएंगे। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जब संस्कृत भाषा के मूल वर्णों की बात की जाएगी तो आपको आंसर मिलेगा 49, कहीं कहीं 50 मिलेगा। और जब सभी वर्णों की बात की जाएगी तो कहीं कहीं आपको आंसर 52 भी मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ऑप्शन में आपको इन तीन में से कोई एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को याद रखना मुख्य रूप से 49 वर्ण आपके याद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संस्कृत भाषा में व्यंजन कितने होते हैं? तो संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 33। इसका 13 होते हैं आपके कुल मिलाकर के। जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं। इसके बाद कुल आपके 3 होते हैं आपके, वो अलग वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं, आयोगवाह के रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे करके आपके मुख्य रूप से 49 वर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में 75 को क्या कहते हैं? गिनती से कम दो नंबर पूछे जाएंगे 75 को। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक हमने आपको बताई थी, 50 प्लस 70 ऐसे तोड़ लीजिए पहले इसे, और छोटी संख्या हमेशा आगे रखिएगा, बड़ी पीछे रखिएगा। 75 में 5 को पहले रख लेंगे, तो 5 को हमने क्या बताया था? पंच कहते हैं, और इसका 70 को सप्तति कहते हैं। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, पंच सप्तति आपका आंसर बन के सामने आ जाएगा। अब लेकिन इसमें आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि जो 9 वाली गिनती आती है वो याद रखनी है, जिसमें आपको एकोनविंशति इस प्रकार से या उनविंशति इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी, 10 से लेकर के 100 तक की जो ये आपकी लास्ट वाली संख्या होती है, 10, 20, 30, 40, इनको जरूर याद रखना है, तभी आप लोग गिनती ठीक से याद रख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले। गिनती टॉपिक भी आपको पढ़ा चुके हैं, फिर से किसी दिन समय मिलता है तो कवर कर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्रय धातु में अड़त प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्योंकि संस्कृत और हिंदी में प्रत्यय का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बिल्कुल पैटर्न ही बदल जाता है संस्कृत में प्रत्यय का, और इसके शब्द बन जाएगा आपका कार्यम, ठीक है। कृत धातु में ड़त प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो आपका कार्यम शब्द बन जाएगा, याद रखिएगा। प्रत्यय टॉपिक भी आपको क्लियर करा चुके हैं, जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ण का दीर्घ वर्ण नहीं होता है? तो आपके वर्ण होते हैं, री वर्ण जो होता है स्वर के अंतर्गत आता है, इसका कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता है, तो यहाँ आपका आंसर री हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमुखी में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में जहां पर विशेषण और विशेष्य आपको मिल जाए, एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो, वहां कौन सा समास बताया था? कर्मधारय समास बताया था। संस्कृत में समास विग्रह भी संस्कृत की तरह होते हैं, वो भी आप लोगों को याद रखने हैं, वो भी आपको आगे पढ़ाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा कवर करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जितना आपको याद होता रहे। बाकी आपके जीवन कौशल, शिक्षण कौशल की क्लासेस ला रहे हैं, उनको देखते रहिए। चैप्टर वाइज क्लासेस भी बहुत जल्द मिलने वाली हैं, उनको देखिएगा। और सुपर टेट की प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस एक ही स्थान पर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों महेश्वर सूत्र होते हैं 14 है। महेश्वर सूत्र से बने आपके प्रत्याहार, प्रत्याहार के अंतर्गत आपके सभी वर्णों को अलग अलग सूत्रों में विभाजित कर दिया गया। उसी में एक आपका प्रत्याहार है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में किसको रखा गया? स्वर को रखा गया है। और कितने स्वर को? तो जो 9 मूल स्वर हैं, मुख्य स्वर हैं, उनको अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अच प्रत्याहार में आपके कुल 9 स्वर आ जाते हैं, याद रखिएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, जल प्लस ऊर्मी
का संधि विच्छेद क्या होगा? जल प्लस ऊर्मी का संधि विच्छेद, इससे शब्द आपका बन जाता है जलोर्मी। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा? जलोर्मी शब्द बन जाएगा। जब ओ की मात्रा आ रही हो तो ओ की मात्रा में आपकी संधि हो जाती है गुण संधि। ठीक है, आदि गुणः इसका संधि विच्छेद, इसका सूत्र होता है। ओ मात्रा बनेगी तो जलोर्मी शब्द बन जाएगा और गुण संधि इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली आपके लिए लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो, क्लास कैसी लगी, ये सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए दोस्तों और पुरानी सभी क्लासेस को जरूर देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।